बात समझ में आ रही नहीं? और सिलेबस बहुत ही लंबा है, हमने तुमको पहले ही बता रखा है कि जितना 12 सब्जेक्ट तुम पढ़ के आए हो ना, और ये 12 के बराबर क्या है? इनकम टैक्स अकेला है। लिखा है ना तुम्हारी किताब में, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, सेक्शन भी पढ़ने हैं, अकाउंट्स भी आनी चाहिए, तभी तुमको क्या होगा, इनकम टैक्स आएगा। बात समझ में आ रही नहीं? और लापरवाही बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? किसी किसी के 7 सब्जेक्ट है, किसी किसी के 8 हैं। के सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, उनका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है? तो आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बर्डन लेके चल रहे हो, तो आप क्या करिए, क्लास में क्यों बैठे हैं? कि क्लास की जो बातें, क्लास के जो कंटेंट है, आप यहीं पर याद करके जाओ ना, तो घर पे जाने के बाद तुम्हारे पास क्या है, काम बढ़ेगा नहीं। बात समझ में नहीं? और दूसरी बात मैंने पढ़ाया आपको, देखो जीएसटी थ्योरी है, बट जैसे आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े थे, बिजनेस फाइनेंस पढ़े थे, उस तरह की वो थ्योरी है। मतलब विदाउट न्यूमेरिकल के अगर आप उसको कर रहे हो, तब तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? आओ देखो, चैप्टर का नाम क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। लिख लेंगे सब लोग चैप्टर का नाम, ठीक है? देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, हमको यहां पर पढ़ना है सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक। सेक्शन नंबर 5 क्या बताता है आपको? बताता है मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, पांचों हेड की इनकम को ऐड कर लो, है ना? फिर क्या मैंने बताया था आपको, उस पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन माइनस कर दो, 80 सी से 80 यू की डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 की माइनस कर दो, तो बच गया वो क्या था, ठीक है? तो टोटल इनकम क्या होता है, सेक्शन 5 बताएगा यहां पर। सेक्शन 6 क्या बताएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर सातवां क्या, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, कौन सी इनकम इंडिया की है, ठीक है ना? मान लो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट यूएसए में काम करती हैं, तो कहां की गवर्नमेंट, कौन से देश में इनकी इनकम अर्न हो रही है, तो कहां की इनकम मानी जाएगी, आउटसाइड इंडिया की इनकम है ना वो, कि इंडिया की इनकम है? ये आईएएस है, इनको फॉरेन एम्बेसी में रख दिया गया है, कौन रखेगा, इंडियन गवर्नमेंट रखी ना, पेमेंट कौन कर रहा है, कहां की इनकम मानी जाएगी? तो आपको ये पहचानना है कौन सी इनकम इंडिया की है और कौन सी इनकम इंडिया की नहीं है, मतलब आउटसाइड इंडिया की। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम लोग फॉरेन कंट्री में काम करने जा रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, अगर वहां से हमको कुछ रिसीव हो रहा है, वहां गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है, कहां का इनकम माना जाएगा, आउटसाइड। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसको बिल्कुल समझना है, ठीक है? आठवां हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर 9 में क्या है, इनकम डीम टू बी अक्रू एंड एराइज इन इंडिया, कौन सी इनकम अक्रू और एराइज इंडिया मानी जाती है? अब ये फॉरेन एम्बेसी में है, बट पेमेंट कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट करी ना, तो एक्रू और एराइज कहां से है, फ्रॉम इंडिया से। बातें समझ में आ रही नहीं आपकी? इसको ध्यान रखिएगा आप। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, पहला पढ़ोगे आप, क्या पढ़ा पहला, टोटल इनकम ऑफ एसएससी इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनएसएससी, हमने पढ़ा था ना? जो टोटल इनकम होती है, ये किसकी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, रेजिडेंशियल स्टेटस, किसके, एसएससी कौन होता है बात पता है आपको, ऐसा कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को किसी भी तरह का अमाउंट पे करता है। अमाउंट का मतलब चाहे वो टैक्स के रूप में पे कर रहा हो, चाहे वो पेनल्टी के रूप में पे कर रहा हो, या एनी अदर सम, यही बात मैंने पढ़ाया था ना आपको वहां पर, तो वो क्या कहलाता है, एसएससी कहलाता है। बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान रखोगे टोटल इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी, ये बात किस पर डिपेंड करती है, रेजिडेंशियल स्टेटस पर, ठीक है ना? हम्म, ध्यान रखोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है आपका, वो डिपेंड करता है दो बात पर। अब वो कौन कौन सी है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ोगे, दिखता है रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पर्सन सेपरेटली। पर्सन की कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी ना, पर्सन में कौन कौन आ रहा था, पहला था आपका इंडिविजुअल, दूसरा क्या था, एचयूएफ, तीसरा क्या था, फर्म, फिर कंपनी, फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर और क्या था, एओपी, आर्टिफिशियल
सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना। फिर कौन था, एनईएजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन था ना, या और जो भी। इन सब चीजों को आप याद रखिए। पर्सन में कौन कौन आता है, कौन कौन आया पर्सन में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ठीक है ना, एओपी, बीओआई, एनईएजेपी। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइनिंग ऑफ ईच कैटेगरी। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होगा, ठीक है ना। फिर एचयूएफ का क्या होगा, अलग होगा, कंपनी का अलग होगा, फर्म का अलग होगा, एओपी बीओआई का अलग होगा, एजेपी का अलग होगा। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। देखो कैसे अलग होगा, जरा ध्यान दो। देखो जब हम लोग बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो ये एक चार्ट है आपका छोटा सा। ये कहता है कि रेजिडेंट को दो पार्ट में, या स्टेटस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। पहला क्या है आपका, रेजिडेंट। रेजिडेंट दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है आपका, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम लोग क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हमेशा इंडिया में रहते हैं, यहां से लखनऊ नहीं जा पाते, गरीबी है ना, पैसा नहीं है घूमने का। बात समझ में आ रही नहीं, अयोध्या नहीं जा पा रहे, राम मंदिर नहीं देख पाए। बात समझ में आ रही नहीं, काहे, पापा तुम्हारे नहीं जाने देते होंगे ना, हम लोग के पास तो पैसा नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा पा रहे। तो कहने वाले जो आदमी परमानेंट क्या है, इंडिया में रह रहा है, वो क्या है, रेजिडेंट है। कैसा, ऑर्डिनरी। नॉन ऑर्डिनरी क्या है, कभी कभी घुमाता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी कंडीशन की बात होगी, ठीक है। बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है, उसके फुलफिलमेंट की बात होगी, अभी हम लोग आगे आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अभी आप जानो कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है किसका किसका निकाला जाएगा, एक रेजिडेंट का। रेजिडेंट के दो पार्ट, एक ऑर्डिनरी, दूसरा क्या हो गया, नॉन ऑर्डिनरी। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो OR, इसको आप बोल सकते हो N, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, नॉन रेजिडेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं, पढ़ लो, ये तुम्हारे भी काम का है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक। देखो भाई, ये एक चार्ट दूसरा देखोगे, जब भी आप बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है, ये तीन टाइप में होंगे। दो है, पहले का फर्दर दो है ना। एक ये क्या होगा, रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट में क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या इसका, नॉन रेजिडेंट। लेकिन ध्यान रखोगे, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और एजेपी, इनके केवल दो होंगे, पहला रेजिडेंट, दूसरा क्या है, नॉन रेजिडेंट। भाई ये लोग पर्सन तो है नहीं, पर्सन में तो काउंट नहीं होंगे, इंडिविजुअल में काउंट होते नहीं। बात समझ में आएगी नहीं, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल इसमें आएंगे केवल। बाकी जो बच गए वो क्या है, केवल दो में रहेंगे, पहला रेजिडेंट, दूसरा कंपनी, फर्म, एओपी, ठीक है, बीओआई, एजेपी। क्या ये इंडिविजुअल पर्सन में कवर होते हैं, नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या होंगे, ये दो ही होंगे, या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की, इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो अलग अलग होगा। वो अलग अलग कैसे होगा, जरा देखो। आ जाओ, ये चार्ट हम इसीलिए बोले थे ना लिखने को, क्योंकि ये सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, किसका निकालते हैं हम लोग, पर्सन की कैटेगरी यहां पर मैंने डिवाइड कर दी तीन। अगर इंडिविजुअल का निकालोगे, किस बेस पर निकलता है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन डेज। इसका जो स्टेटस हम लोग कंप्यूट करेंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पर। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर कंपनी का जो है वो किस पर बेस्ड है, पोएम पर। पोएम का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है किस पर डिपेंड है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव। फिर बाकी जितने बच गए, चाहे वो एचयूएफ हो,
चाहे वो एओपी हो, चाहे बीओआई हो, चाहे फर्म हो या कोई भी हो, इनका किस पर डिपेंड है? बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे जब भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्यूट करोगे, अगर बात इंडिविजुअल पर्सन की हो रही है, पर्सन में तो सब आ जाएंगे, उसमें अगर इंडिविजुअल की होगी तो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डेज पर। अगर कंपनी की होगी पोयम पर। पोयम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां से आपके मैनेजरियल डिसीजन लिए जा रहे हैं, और बाकी जो बच गए उसका किस पर डिपेंड है? बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अभी फिर से हम लोग को यहां वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये दूसरा पॉइंट जो था, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? क्या बोला गया है? रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइनिंग फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। तो अलग, इंडिविजुअल का अलग निकला, कंपनी का अलग निकला, बाकी सबका। बातें समझ में आ रही है आपके? वही बात यहां पर बोला गया। क्रक्स क्या है? देयर आर सेपरेट सेट ऑफ रूल फॉर डिटरमाइनिंग दी रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी आपने पढ़ा ना, अगर इंडिविजुअल का है तो नंबर ऑफ डेज पर बेस्ड है, कंपनी का है पोयम पर बेस्ड है, बाकी सबका कंट्रोल और। बातें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइनिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। आप इनकम कब कमाते हो? हमेशा ध्यान रखो, इनकम हम लोग कब कमाएंगे? प्रीवियस ईयर में, पिछले साल। टैक्स कब देंगे? अगले साल। बात समझ? तो जिस साल आप इनकम को अर्न करते हो उसको क्या बोलते हो? प्रीवियस ईयर। जिस साल आप टैक्स को पे करते हो उसको क्या बोलते हो? असेसमेंट ईयर। तो ध्यान रखोगे, ये क्या कहता है? कहता है हमेशा जब इनकम का डिटर्मिनेशन होता है तो किस ईयर की इनकम का होता है? हमेशा प्रीवियस ईयर। बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? आगे बढ़े, चलिए फोर्थ पॉइंट चेक करो आप। देखिए, अ पर्सन में बी अ रेजिडेंट मोर देन वन कंट्री फॉर वन प्रीवियस ईयर। अक्षय कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। क्या लिखता है ये? अ पर्सन में बी रेजिडेंट, एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है ना? मोर देन वन कंट्री, एक से अधिक कंट्री का, और वन प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर में। अक्षय कुमार कहां का है? स्टेटस कहां का है उनका? कनाडा का है। बात समझ में आ रही नहीं? प्रियंका चोपड़ा, बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? अब कहां रह रही हो? अमेरिका में रह रही। क्या इंडिया आना, अपने मायके नहीं आती जाती क्या? फिल्म बनाना हो गया, इंडिया में नहीं आएंगे क्या साइन वाइन करने? आएंगे ना? तो क्या हो जाएगा? वही बात यहां पर कह रही, एक पर्सन एक ईयर में एक से अधिक कंट्री का रेजिडेंशियल स्टेटस फॉलो कर सकता है या हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा भैया? कैसे? अक्षय कुमार जो है अंकल आपके, उनका जो देखो कि नहीं स्टेटस है, इंडिया का है। दो वर्ड है, एक है सिटीजनशिप, सुने कि नहीं? दो कॉन्सेप्ट है आपके, पहला क्या है? सिटीजनशिप का, और दूसरा है रेजिडेंशियल स्टेटस का। एक पर्सन इंडियन सिटीजन हो सकता है बट वो इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस फॉलो ना करता हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा पूरे साल इंडिया नहीं आई, पिछले साल पूरे इंडिया नहीं आई, 5 सालों से इंडिया नहीं आई, वो 10 सालों से नहीं आए। क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? क्या प्रियंका चोपड़ा का जो सिटीजनशिप है छीन लिया जाएगा क्या? इंडियन सिटीजन है कि नहीं वो? तो इसको हमको ध्यान में रखना है। एक पर्सन क्या है, एक समय में एक से अधिक कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। तुमसे अगर कोई पूछेगा, जैसे आप लोग एमकॉम का अगर आपका मन हो एंट्रेंस दे सकते हैं, एमबीए का दे सकते हैं, तो वहां के एंट्रेंस पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आप क्या हो? और जनरल क्वेश्चन भी है ये, आजकल 12th का है कि नहीं?
12th में पूछा जाता है। जब अभी तुम कंपनी पढ़ोगे, कंपनी में 1% कंपनी है ना, उसमें बोला गया है, ठीक है ना, 1% कंपनी में भी पूछा गया है ना, बताया गया कि नहीं, ऐसा कोई पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट नहीं ओपीसी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता। तो वहीं पर सवाल उठेगा इसका पूरा, तो वहां को समझने के लिए आपको ये आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखो। आगे देखो, पांचवा पॉइंट क्या बात बोला, बोला सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट कॉन्सेप्ट। हमने अभी बताया ना, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग बात है, सिटीजनशिप आगे पढ़ो। अ पर्सन कैन बी एन इंडियन नेशन और सिटीजन बट मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया। एग्जाम्पल प्रियंका जी, ठीक है ना, तुम्हारी तो दीदी है ना वो, ठीक है, ध्यान रखो। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन मे बी फॉरेन नेशन, एक पर्सन फॉरेन नेशन का है और सिटीजन बट मे बी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना। अब वो बार बार प्रियंका चोपड़ा का नाम नहीं लेगा ना जो ले रहा था, तुम्हारी दीदी है वो, ठीक है। तो ध्यान रखो यहां पर, दूसरी पहली बात क्या बोला उसने, अ पर्सन कैन बी इंडियन नेशन, एक पर्सन इंडियन नेशन का हो सकता है और सिटीजन का हो सकता है बट मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया। एग्जाम्पल सानिया मिर्जा भी है, अब तो वापसी हो गई तो क्या हो गया, बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर दूसरी बात क्या बोला उसने, ऑन द अदर हैंड अ पर्सन मे बी अ फॉरेन नेशन और सिटीजन बट मे बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। एग्जाम्पल नोरा फतेह का नाम सुने आप, तुम तो जरूर सुने होगे, वो भी तुम्हारी। फिर जैकलीन का नाम सुने हो कि नहीं, जैकलीन कौन है ये, कहाँ की थी ये, श्रीलंका की, अब वो इंडिया में है कि नहीं। तो इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो कर रही है, बट क्या वो इंडियन सिटीजन की नहीं की है। तो आओ सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए थोड़ा नीचे आगे आवड़े। सब शांत रहो, नहीं फिर सबको तुम्हारी बहन बना दूंगा मैं। एकदम कायदे से शांति बनाए रखो बेटा। हाँ चलो भाई, पहले देखो सिटीजन ऑफ इंडिया पढ़ो। पढ़ो, बोन विज्ञान हो वैसे तुम। क्या लिखता है इसमें, पर्सन बोर्न ऑन और आफ्टर 26/1/1950, आजादी के बाद अगर तुम्हारा जन्म हुआ है उसकी बात ये कर रहा है, बट अप टू 1 जुलाई 1987 ऐसा कोई पर्सन है, अगर उसका बर्थ कब हुआ है या बॉर्न कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद का, उसके बाद का भी पढ़ लो, पहले कॉन्सेप्ट भी अलग है, नीचे अभी आ रहा है ना, ध्यान से अगर शांति सुनोगे तभी समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो ये क्या बोला, अब मान लो तुम्हारा तो नंबर नहीं आएगा, हमारा ही आएगा, तुम सबसे, क्या इसमें हम लोग आते हैं, कोई नहीं आता, हम लोग जितने यहाँ पर प्रेजेंट हैं कोई आते क्या इसमें, अगर कोई इसमें आएगा तो बुजुर्ग आदमी होगा, वो सुपर सीनियर सिटीजन में काउंट किया जाएगा, फिर सीनियर में आएगा, हम आएंगे इसमें नालायक कहीं के, खैर आप तो हैं। अब मान लो 50, इसमें 50 ही तो हुए, 60 70 74 ही तो हुआ, अभी होगा ऐसा नहीं, कोई ना कोई ना हो, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, बोला गया कि अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, लेकर
1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो वो सिटीजन माना जा सकता है, लेकिन कब? सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, अगर उसका जन्म कहाँ हुआ होगा? इंडिया में हुआ होगा। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ हिज हर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स इंडिया के हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन आप इस ड्यूरेशन के बीच में इंडिया में आ गए तो आपको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिल्कुल सही बात, वही तो बोला ना उसने। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ध्यान रखना इस बात को, सही पूछ रहा है वो। अभी जैसे मान लो तुम लोग का प्रोफेशनल क्लास है नहीं, जैसे सीए फाउंड वो इंटर का होता है, सीएमए इंटर का होता है, सीएस का होता है ना, तुम किसी को ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता। बात समझ में आ रही है नहीं? तो उसने क्या बोला, इस ड्यूरेशन में अगर आप इंडिया में आ गए हैं, फादर मदर से कोई मतलब है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिटीजनशिप, ठीक है, पहली बात क्लियर कि नहीं आपको? ठीक है, दूसरी बात देखो, तुम लोग इसमें होगे, ठीक है, क्या कह रहा है? पर्सन बोर्न विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहां से खत्म हो रहा है 1 जुलाई 1987 से लेकर, बट बिफोर दोनों नहीं हो, तुम्हारे लिए अभी आगे की बातें आ रही है एकदम सेम जो यहां पर वही आगे भी। तो क्या बोला, सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। अब क्या बोला? बोला इस ड्यूरेशन में अगर तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन सिटीजन हैं तभी तुम क्या होगे? तब भी। क्या लिखा है? पढ़ते नहीं हो ना, इसीलिए तो बोले पढ़ो, पढ़ोगे क्या होगा में। हम लोग जब इसमें बात करेंगे, जब भी बात करते हो हिंदू के लिए बात करोगे तो वो हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, और मुस्लिम के लिए बात करोगे तो मुस्लिम लॉ रहेंगे, ठीक है ना? तो अभी बात करते हैं, आगे देखो इधर, ये बात तुमको समझ में है कि नहीं? सिटीजन ऑफ इंडिया कब हो गए आप? इफ आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट, या तो आपके मम्मी कहां की हो, या तो आपके कहां के हो, बाहर की, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। बात समझ में आ रही है? तब आप भी क्या बन जाएंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्लियर है ये बात। तीसरी देखें, तीसरी, पर्सन बोर्न विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 सॉरी 3 दिसंबर 2004 अप टू टिल द डेट, अभी तक। अब तुम लोग इसमें आ गए ना, ध्यान रखो भाई। तो क्या हो जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या हो? इसमें क्या है, इसमें दोनों पेरेंट्स की बात क्या नहीं, क्या बोला, या तो तुम्हारी मम्मी या तो इसमें क्या बोला, क्या बोला, सिटीजन ऑफ इंडिया, देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ, मतलब दोनों। बात समझ में आएगी नहीं? तो ध्यान रखना इसको, ठीक है? हाँ, चार्जर रखा बेटा, लेते कोई दिक्कत इसमें आपको? तो सिटीजन ऑफ इंडिया का ये कॉन्सेप्ट क्या आपको ये क्लियर हुआ? हाँ, और क्या, फोन करेगा, कॉमन सेंस लगा। अब एक चीज ध्यान रखो, अब ये 1950 की बात हो रही थी, इसके पहले का ऋषभ का जैसे क्वेश्चन था, पढ़िए। मजा आ रहा है? ऋषभ को ज्यादा आ रहा हो? क्या हो गया?
पढ़ लिए भाई? क्या बोला? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन का कौन माना जाता है? क्या बोला? इफ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो या उसके पेरेंट्स, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके दादा दादी या नाना नानी, आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, दैट इज बिफोर 1947। अगर 1950 का कोई है, या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो, तो उसको क्या मिल जाएगा? वो इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। ठीक है ना, मतलब इंडियन सिटीजन। बात समझ में आ रही ना? ये हमारा जो बात है किससे रिलेटेड हो गया? ये बात कौन कहता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कौन है? ये बात कहता है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115C। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत पढ़ लिए तुम लोग का, तो इंटर वाले बच्चे पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? कुछ समझ में आया बेटा? आगे बढ़ा जाए तो हम लोग इंडियन है कि नहीं है? इंडियन सिटीजन है कि नहीं है? ये सब नहीं हो तुम? चलो आगे बढ़ो, पढ़ो अगला। क्या कह रहा है? इनकम टू बी रिसीव इन इंडिया, है ना? इनकम टू बी रिसीव इन इंडिया, द इनकम शुड बी फर्स्ट रिसीव इन इंडिया। या अगर इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, सबसे पहले क्या होगा? इंडिया में आई होगी। इफ एन इनकम इज रिसीव फर्स्ट आउटसाइड इंडिया एंड देन सेंड टू इंडिया, दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इनकम तूने पहले इंडिया में कमाई फिर भेजी, तुम्हारा अगर उत्तर प्रदेश में तुम कमा रहे हो, केरला में, केरला में रिसीव किए फिर उत्तर प्रदेश भेजे, तो कहां की इनकम है? अब तुम यूएसए में कमा रहे हो फिर इंडिया भेजो, क्या ये इनकम कहां मानी जाएगी? आउटसाइड इनकम है, पहले आपने बाहर रिसीव की फिर इंडिया में भेजी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर पॉइंट नंबर 7 को क्लियर करोगे आप। इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट रहा हो, जो किससे रिलेटेड है? उसके असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम, हमने इनकम के सोर्स कितने बताए? 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब मान लो हमारे पास, मैं मान लो ये खुशी यादव, खुशी यादव को मैंने टीचर अपॉइंट कर दिया एट टीसीएच, ये हमारे टीसीएच की टीचर, ये पढ़ाती, मैं इसको पैसा दे रहा हूं, कहां टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर एट सैलरी में। कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी पा रही है ना, तो कहां टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर एट सैलरी। अब ये क्या कि शेयर मार्केटिंग कर रही है, कहां पर टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर एट अदर सोर्स। ये किसी दूसरे कोचिंग गई या कॉलेज गई, वहां पर क्या करी? लेक्चर प्रोवाइड करी, इसको पैसा मिला, कहां टैक्सेबल है? इनकम अंडर एट अदर सोर्स। अदर सोर्स में होगा। बिजनेस, बिजनेस से क्या इसका? सैलरी तो नहीं हो सकता ना। सैलरी तो किसने पॉइंट किया? हमने किया है ना। जब मैं दूंगा तो इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशन होगा, तभी सैलरी होगी। कौन बढ़ेगा? करोड़पति खेल रही है, 1 करोड़ रुपए जीत गई, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। सैलरी मिल रही क्या? सैलरी कैसे मिल रहा है? सैलरी के लिए क्या है? इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। तो एज अ गेस्ट बुला लेक्चर देते हो ना, कहें चल बे, चल मेरे यहाँ लेक्चर दे, ऐसे कहते हो क्या? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। परमानेंट ये कोई लेक्चर देना इसका काम नहीं ना कि जा जा लेक्चर दे। बात समझ में आई नहीं? किसी टॉपिक पर इसका बहुत तगड़ा कमांड है, उस पर इसको बुलाया गया और प्रवचन ये सुना रही, दैट इज कॉल्ड क्या है? ठीक है, तो उसके लिए इसको जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। अब इसके पास बहुत पैसा हो गया, इसने मकान बनवा दिया, किराए पर दे रही है घर ये,
इनकम, रेंटल इनकम इसको रिसीव हो रही, कहां टैक्सेबल है? इनकम अंडर एट हाउस प्रॉपर्टी। अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, इसके इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला गया, तो हमारे पास 5 हेड है ना, पांचों हेड का अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालना ना, हमको स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकालना है? पर्सन का निकालना है, ना कि इनकम का। किसका निकालना है? पर्सन का, ना कि इनकम का। अगर एक इनकम के लिए आपका स्टेटस कवर कर दिया गया तो सारी इनकम के लिए वही होगी। वही बात ये पॉइंट कह रहा है, ये पॉइंट क्या कह रहा है? वही बात कह रहा है। क्या कहता है? इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट इन प्रीवियस रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम, पांचों सोर्स में किसी सोर्स का, या पांचों सोर्स है, एक सोर्स की इनकम के लिए कवर हो गया तो सारी सोर्स की इनकम के लिए कवर होगा कि नहीं होगा? कोई बात ही कह रहा है। He shall be deemed to be resident in India in the previous relevant to assessment year in respect of each of his other source of income. तो सारे सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो रेजिडेंट माना जाएगा। बात समझ में आई आपके? अभी हम पूछेंगे सबसे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आठवां, any past untaxed profit shall not be considered to be income of the current year in any status that is R। अच्छा एक बात देखो, हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाते हैं। अब मान लो इसके ऊपर टैक्स लग रहा था, खुशी के ऊपर टैक्स लग रहा था, इसका इनकम का कुछ पार्ट था जो प्रीवियस ईयर का रिलेटेड नहीं था, क्या उस पर ये टैक्स देने के लिए लायबल है? तो वही बात ये कह रहा है, अगर एनी अनटैक्स प्रॉफिट, कोई ऐसी इनकम या प्रॉफिट तुम रखे हो जिस पर टैक्स नहीं लगा है, shall not be considered to be income of the current year, तो उस इनकम को आप करंट ईयर की इनकम कंप्यूट नहीं। ठीक है, किसी भी स्टेटस के लिए, चाहे वो रेजिडेंस हो, रेजिडेंट में क्या हो, चाहे वो ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर। बात समझ में आ रही है? 9 पॉइंट पढ़ो, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एंड इनकम रिसीव अंडर सेक्शन 10 इज एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। भारत कैसा देश है? बढ़िया देश है, चारों तरफ नदियां नाले बह रहे हैं, सब बढ़िया है ना, डेमोक्रेटिक। भारत कैसा देश है? कैसा देश है? वो कह रहे सेकुलर देश। अरे भैया यहाँ बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? पैसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो पैसे की बात करो। कह रहे गरीब देश है, तू बहुत गरीब है, डेवलपिंग कंट्री कह रहे। तो ध्यान रखो वो बात क्या बोली, ध्यान, इंडिया कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है? ठीक है, तो जब भी आप इनकम टैक्स में लेंगे, आपसे कोई पूछेगा क्या बात करोगे, ये बात। ये सब तो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप ये थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये आप ध्यान रखोगे, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एंड इनकम रिसीव अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 में जब भी बात करोगे इनकम टैक्स एक्ट का अंडर सेक्शन 10, तो ये बात करता है सभी एग्जेम्प्टेड इनकम की। एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब क्या है? ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स, ऐसी इनकम जिसके ऊपर हम लोग कभी टैक्स, जैसे चैरिटी की बात हो गई यहां पर, आपको स्कॉलरशिप मिलती कि नहीं मिलती है? अरे मिलती है, नहीं मिली तो तुम्हारी गलतियां है ना। आप अगर फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट करेंगे कैसे मिलेगा? उसी को तो मिला था, मिला नहीं था? वो तो मिला होगा, तो क्या हुआ, ले लिया करो चुप्पे से। स्कॉलरशिप क्या हमारी इनकम का पार्ट है क्या? वो तो हमको दिया गया दान है गवर्नमेंट की तरफ, डोनेशन। तुम्हारे हॉस्टल में बड़ी बड़ी दीदियां होंगी, सीनियर्स होंगी तुम्हारी, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनको 11 नेट होंगी, वो जूनियर रिसर्च फेलो, तो उनको क्या करता है, ग्रांट मिलते कि नहीं? 40,000 50,000 रुपए मिलते हैं उनको। अगर आप जेआरएफ हो जाएंगे भाई साहब, आपको पहले 2 साल 3 साल क्या होगा, 40,000 रुपए, फिर 60 से 80,000 रुपए मिलता है। 3 साल के बाद आप सीनियर हो जाते हैं, एसआरएफ हो जाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये गवर्नमेंट ग्रांट दिया ना तुमको, क्या है तुम्हारी इनकम का पार्ट है क्या? कमाए नहीं हो, कोई दे रहा है तुमको।
क्या ये एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है क्या ये एग्जेम्प्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको जो अलाउंस मिलता है, देखते हो ना गाड़ी जाती है आगे एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी बीच में जज की सवारी, तो आगे वाले 5 लोगों का पैसा भी लगा होगा गवर्नमेंट दे रही कि नहीं, प्लस उस गाड़ी का खर्चा दे रही है, पीछे वाले गाड़ी भी खर्चा दे, प्लस उसमें जो बैठा है उसके ड्राइवर उसका भी खर्चा दे रही है गवर्नमेंट। क्या है, टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स। सुहानी को भारत रत्न का सम्मान मिल गया, तुम्हारे जैसे लोगों को इसने सबक सिखा दिया। तो अगर इसको भारत का सर्वोच्च सम्मान है, अगर इसको सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया जाए, गवर्नमेंट क्या कहता है, जाओ हमारा से सब कुछ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है। यूएनओ सुनोगे नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां के जो इंप्लॉय होते हैं उनका भी सैलरी या वहां के लोगों का जो अलाउंस है वो क्या है आपका, टैक्स फ्री। मोदी जी की सैलरी मिलती है, मोदी जी तुम्हारे नौकर है क्या, कह रहा है यस, बेशरम, पब्लिक सर्वेंट है वो, नौकर थोड़ी। तुम कह दो मोदी जी आप यहीं खड़े रहिए, सर्वेंट अगर वो होते तुमसे अकेले मिलने आते ना, वो जो उनके साथ जेड सिक्योरिटी फलाना सिक्योरिटी रहती है वो लेके ना आते ना, वो योगी जी क्या आते तुमसे आते मिलने, आओ शिवांश ठीक हो, अखिलेश यादव थोड़ी आते खुशी यादव से मिलने की, बेटा खुशी यू आर खुशी और दुखी, बातें समझ में आ रही नहीं। वो नो पब्लिक के सर्वेंट है, नौकर नहीं है ना। नौकर का मतलब सोचते हो कि नहीं, जो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पर काम करे, जिसको तुम पगार दो, तुम जैसा चाहो वैसा वो काम करे, ऐसा तो है नहीं। योगी जी को तुम बोलो ऐसा करो देंगे, फिर कहेंगे अच्छा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो ये सब बातें, सर ध्यान रखो। तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है, तो इसमें जो आएगा वो सब क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही नहीं आपके। अब देखो 10वां पॉइंट और मजेदार है, सबसे मजेदार पॉइंट है इस चैप्टर का। क्या लिखा है, द टर्म स्टे इन इंडिया, ठीक है ना। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड TWI, TWI का मतलब टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया। बात समझ में आ रही नहीं, जब भी आप बात करोगे इंडिया का मतलब ये इंडिया देश है ना, ऐसे पूरा इधर चाहे तब पानी पानी रहता है। तो रुक जाओ मैं पहले इसकी बात कर लूं, इंडिया का मतलब आज आप समझ लें पहले। पढ़े रहो इसको बेटा, जीएसटी में काम देगा तुम। दिख रहा है भाई, देख लो। ये सब मुंह बंद करके बेटा जितना देखोगे उतना काम देगा तुमको। यहां अगर मुंह चलेगा तो पेपर में कलम नहीं चल पाएगी तुम्हारी। वो इतना ही हम लोग बना रहे हैं, ऊपर का तो मैं बना नहीं पाता हूँ, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं, ठीक है ना। किसी का आता हो तो आगे बना सकता है। अब देखो ये इंडिया, इधर पानी रहता है इधर भी पानी रहता है, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारा, ये हमारा बाउंड्री मतलब बेस लाइन आप इसको बोलते, ये इंडिया तो है ही, ऐसा कोई नहीं जो इसको इंडिया ना कहे। लेकिन ये जो पानी है ये भी क्या है हमारा, इंडिया ही। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, बेस लाइन और लैंड मास, कितने स्टेट है हमारे पास, 29। पढ़ लेना, ये अपडेट है ठीक है, पुराना लिख 29 ठीक है। और यूटी कितनी है, 8 है, एक उधर से कम हो किधर आ गया, तो 29 स्टेट और 8 यूटी है हमारे पास। बातें समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखोगे ये इंडिया तो है, ये देखो इंडिया के अंदर पानी, कितना के पानी है, तो पानी के अंदर कितना इंडिया है,
12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? लगभग 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर। TWI का मतलब टेरिटोरियल वाटर इंडिया। अब ध्यान रखो, प्रियंका चोपड़ा आई, उसका घर जाने का मन नहीं था, यही जहाज में बैठी है, वो सो रही है, एक टांग पानी में एक टांग बाहर है। हाँ, अमीरों के चोचले हैं, आराम कर रही है। बताओ, क्या वो इंडिया में आउटसाइड इंडिया है? बताओ भाई, इंडिया में है ना। ध्यान रखो कि यहां से आगे 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल को क्या बोलते हो? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहीं से क्या निकलता है? तेल ओल, फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज। तेल कहां से आता है? यहीं से आता है। धरती निकालोगे, फट गया तो सब खत्म। क्या पानी है, दोनों साइड से क्या करता है? इसको बराबर कर लेता है, फटा तो पानी में ही रहेगा ना। देखते हो ना, पेट्रोल डालो, अगर पानी में आग लगा दो तो लग जाता है। यहां पर सिवान बैठा है, ये देखो नाव है सिवान की। सिवान यहां सो रहा है, डंडा रखा है, हाथ उसका आधा बाहर है आधा अंदर है। क्या वो इंडिया में काउंट किया जाएगा? हाँ, इंडिया में काउंट करेगा। इवन जहाज एरोप्लेन में बैठे ऊपर से इंडिया, मान लो सिवान को चाइना जाना है, इधर बगल में एक जहाज 7 दिन तक ऊपर उड़ता रहा, उड़ रहा है जहाज, सिवान उसी के ऊपर बैठा है। ऊपर मतलब अंदर बैठा है, ऊपर बैठेगा तो उड़ जाएगा ना। 7 वीक तक ये इंडिया के ऊपर उड़ रहा था। इस 7 दिन काउंट होगा कहां पर? जब आप डेज कैलकुलेट करोगे तो काउंट होगा इंडिया में। प्रियंका चोपड़ा कोई काम नहीं था, इंडिया छुट्टी मनाने आ गई, आराम कर रही इधर ही, काफी डिप्रेस्ड है। मकान बिक गया ना उन लोग का वहां पर, वही तो समझाना है तुम लोग। ये छुट्टी से आई है, छुट्टी मना रही इधर, घर नहीं जाना इसको। क्या इंडिया में काउंट होगा? काउंट होगा इंडिया में? किसी भी पर्पज से घूमने आ गए, छुट्टी मनाने आ गए। प्रियंका चोपड़ा के पास बहुत पैसा है, ये हर दूसरे दिन इंडिया आती है। जरूरी नहीं कि आप रेगुलर रहो, कॉन्टिन्यूस रहो, आप कभी भी आओ, रहो जाओ, तुम्हारा मन, सबका सब काउंट होगा। जिस दिन से आओगे जिस दिन जाओगे, दोनों डेज काउंट होंगे। किसमें? आपके स्टेटस में। बात समझ में आ रही नहीं? प्रिंस अपना मछली मार रहा था इधर, इसकी जहाज खिसक के यहां आ गई, इंडिया में है, अब वो इंडिया में काउंट। लहर मारी, लग गई जहाज की, थोड़ा हल्की से हो गया, फिर खींच के लाया अपनी वाली जहाज वहां। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो काउंट होगा सब कहां पर? इस लाइन को क्रॉस कर लेते हो तो ये हाई सी एरिया, आउटसाइड इंडिया बोला जाता है इसको। यहां पर आओगे तो गोली मार दी जाती तुरंत, पहले पूछा जाएगा, और नहीं तो शूट एंड साइड का आर्डर है वहां पर। 3-5 किए तो जय हिंद, जय भारत। है कुछ नहीं, इंडिया के टेटिंग बाहर आ गए ना अब तुम। यहाँ पर लगे रहते पुलिस वाले की, घुसो मत हमारे में, पूछेंगे तभी जाओगे आप। मूवी भी देखते हो कि नहीं? क्या देखते हो? हमेशा देखो श्रीलंका में मछुआरे पकड़ लेते हैं, या भारत के मछुआरे वो पकड़ लेंगे, फिर इधर से फोन जाएगा, फिर छोड़ेंगे। वैसे भी श्रीलंका है कितना, देख रहे हो? इस सब के बराबर है ये। ठीक है, तो ये सब बातों आप ध्यान रखेंगे बातों को, ये सब GST में आएगा, अभी इंटर स्टेट, स्टेट, ठीक है। तो ये बात समझे कि नहीं समझे आप? तो यही बात पॉइंट नंबर 10 डिस्क्राइब किया। उसने क्या बोला? बोला द टर्म स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहने का मतलब क्या है? पानी में रहो, एक टांग पानी के बाहर है, हुआ भी है इंडिया के बेस लाइन में, क्या है, कहां पर हो? ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक, इसमें इंक्लूड क्या है? नॉट ओनली कवर बेस लाइन,
और सी सोल, ठीक है ना। और भी क्या है इसमें, सब कवर है। क्या लिखा है, इवन दे स्टे इन दी बोट, देव को उसके घर वाले मार के निकाल दिए, भगा दिए, भाग यहाँ से। सबसे रहने का अच्छा तरीका क्या है, नाव बनवाओ, पानी में लगे, मछली बन जाओ, फिर मछली जल की रानी बन जाओ। बात समझ में आ रही नहीं, तो क्या हो गया, ये कहां पर रहता है, शिप में या बोट में। वो मर्चेंट नेवी एक कोर्स होता है, सुने तुम लोग। तो 6 महीने वो लोग क्या रहते हैं, शिप बोट पर रहते हैं, 6 महीने छुट्टी रहती है उनकी, पता ही नहीं, पैसे बहुत मिलते हैं। अब मान लो शिप डूब गया तो, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए आप इसको। अगर आप बोट में भी हैं, शिप में भी हैं, तो कवर किया जाएगा ना, कहां पर, इंडिया में हो तो इंडिया में, बाहर हो तो, ठीक है। इन दी TWI वुड बी सफिशिएंट टू मेक इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना। ये भी पर्याप्त है कि अगर आप पानी में हो तब भी कहां पर हो, बातें समझ में आ रही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया मस्ट बी कंटिन्यूअस, जरूरी नहीं क्या है आप लगातार रहो, है ना। अब आ गई है, मान लो प्रियंका चोपड़ा जाने का नाम नहीं ले रही है, इंडिया का खाना बड़ा अच्छा है, वहां पर खाना मिलता नहीं, क्या मिलता है, रोटी की जगह ब्रेड, है ना। पिज्जा खाओ, पिज्जा से ऊपर का सामान हटा दो, धुल लो उसको, फिर सुखा के फिर खाओ। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस रहो। और एक्टिव, अब बेचारी आई है प्रियंका चोपड़ा, आई इंडिया तो मायके में आई ना, अपने मायके में कोई काम करता है क्या, कोई काम करता है, कोई काम वो नहीं करता, तो जरूरी नहीं क्या वो एक्टिव हो, ऐसी हो, सो रही है आराम से, सैटरडे नाइट, ठीक है ना, तो ध्यान रखो। और एक्टिव, नॉर इज इसेंशियल स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस, जरूरी नहीं है एक ही जगह रहो, हिमालय के पर्वत के ऊपर वाले चोटी पर चढ़ जाओ, इंडिया में है तो इंडिया में हो, बाहर है तो, बात समझ में आ रही नहीं। कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ ऊपर, कोई दिक्कत, कहां पर, इंडिया में नैनी पुल पर चढ़ जाओ, कहीं पर भी जहां तुम्हारा मन करे, सलोरी चले जाओ, सारे गंदे गंदे नाले देखा उधर, वहां पर जाओगे तुमको फील हो जाएगा बाहर आ गए हो। फॉर द पर्पज ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफ पीरियड स्टे इन इंडिया, बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर, अभी मैंने आपको बताया था ना, जब भी आप डेज को काउंट करोगे, जिस दिन आने वाला होगा और जाने वाला दोनों दिन काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो बोला था डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया आर कंसिडर टू बी इंडिया, जिस दिन इंडिया छोड़ोगे वो भी इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन इंडिया आओगे, बात समझ में आ रहा है। तो ये 12 पॉइंट थे भाई साहब, ये आपको समझ में आए, ये हमने तुमको बताया, इसमें कोई दिक्कत, बताया रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरह का है, एक रेजिडेंट है, इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन ऑर्डिनरी, और एक क्या है, नॉन। फिर ये क्या है आपका, ये भी बता दिया गया आपको। अब आ जाते हैं हम लोग, क्रक्स पढ़ लो एक बार, 11:30 हो गया, पढ़ लिए बेटा, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी डिटरमाइन विद इन दी विदाउट नोइंग हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आप किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं जानते हो तो आप उसका इनकम कंप्यूट कर सकते हो, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इफ एनी पर्सन बिकम रेजिडेंट, देन हिज होल वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, अगर कोई आदमी रेजिडेंट है, उसको वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमाएगा, तो इंडिया के हो ना, कहां टैक्स दोगे, पूरी की पूरी इनकम कहां टैक्सेबल होगी इंडिया में। बट इफ द पर्सन बिकम नॉन रेजिडेंट, देन ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर दी दैट पर्सन। अब ये नॉन रेजिडेंट है,
इंडियन कमाई है, प्रियंका चोपड़ा आई नॉन रेजिडेंट हो गई मान लो, और इंडिया में जो पैसा कमाएगी कहां टैक्स देगी उस पर? बात समझ में आ रही है आपके? फिर आगे बढ़े। रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इस साल कैलकुलेट कर लिया गया रेजिडेंशियल स्टेटस तो अगले साल कंप्यूट नहीं किया जाएगा, हर साल ये कंप्यूट किया जाएगा। इनके पापा हो सकता है रेजिडेंट हो और ये फॉरेन चली गई, कौन हो गई है? नॉन रेजिडेंट। तो ये क्या है, सबका अलग अलग चेक किया जाएगा, ये नहीं तुम्हारे पिताजी हैं तो सिटीजनशिप की बात यहां पर नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? रेजिडेंशियल स्टेटस की। बात समझ में आ रही है आपके? अब जरा लिखना तुम लोग थोड़ा सा कॉपी में। दो तीन चार्ट बनाने हैं, बना लीजिए। ये पहला बनाओ। चलो ये लिखो पहले। बस चार्ट लिख लो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। नए पन्ने में लिखो। हो गया? बी का मतलब बेसिक कंडीशन है, ए का मतलब एडिशनल कंडीशन है। हो गया बेटा? नीचे वाला लिखिए, नीचे वाला। हो गया कि नहीं? नीचे वाला लिख लो अपने आप, क्लियर। आगे बढ़े।
चार्ट पर फोकस करो, अपने आप सभी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। क्या करें, दिख रहा है ना। कॉपी में वाली कॉपी खरीद, हो गया। तब बातों को ध्यान से सुनो। देखो, जब भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आप पढ़ोगे, उसमें दो कंडीशन दी गई। पहला बेसिक कंडीशन, जिसको मैंने डिनोट कर दिया बी से। इसमें दो बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन को हमने डिनोट कर दिया है ए से। बात समझ में आ रही नहीं। पहली बेसिक कंडीशन क्या है, B1। B1 का मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 1, B2 का मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 2। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में आप कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करेंगे। दिखता है पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 182 डेज लिव इन इंडिया। आपको इंडिया में कितने दिन रहना प्रीवियस ईयर में, कम से कम 182 डेज। पहली B1 क्या है, इंडिया में रहो कम से कम कितना दिन, 182 दिन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में दो है, लिखा फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना रहना है, एटलीस्ट 365 डेज। पिछले 4 सालों में 365 दिन, एंड प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो ये बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है, तभी वो किस में रहेगा, आर। आर में दो है, एक ओ आर है और एक है आपका एनओ आर। तो अगर आपको ओ आर में रहना है तो दो बेसिक कंडीशन में से किसी भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है, प्रीवियस ईयर में कम से कम एटलीस्ट 182 डेज रहिए। या बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है, 4 साल में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करो, आप बन जाओगे क्या, आर। आर में क्या बन जाओगे, ओ आर। बात को समझ में आ रही है आपके। अब दूसरा देखो, एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या है, 10 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपको 2 ईयर में क्या रहना पड़ेगा, रेजिडेंट। 10 साल में आप कम से कम 2 साल क्या हो, रेजिडेंट हो। रेजिडेंट का मतलब क्या है, आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। 10 साल में 2 साल आपको क्या रहना है, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब ये कंडीशन आप फुलफिल करो। फिर दूसरा क्या है, 7 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, 7 प्रीवियस ईयर में आपको कितने दिन इंडिया रहना है, ये आपका दूसरा एडिशनल कंडीशन है। हमारे पास कंडीशन कितनी है, 2 बेसिक 2 एडिशनल। तो बेसिक कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहो। दूसरा कंडीशन क्या है, 4 साल में 365 दिन कम से कम कहां हो, इंडिया में, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। एडिशनल कंडीशन क्या है, पहला 10 साल में आप 2 प्रीवियस ईयर में क्या हो, रेजिडेंट हो, और 7 सालों में 730 दिन इंडिया में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आपको। अब वही बात देखो यहां पर कहा है, उसने बोला है
अगर कोई पर्सन है ना, पर्सन में क्या इंडिविजुअल है, अगर उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करो और दोनों एडिशनल कंडीशन को कंप्लीट करते हो, आप बन जाओगे क्या, आर। आर में क्या बन जाओगे, ओ आर, है ना। लेकिन उसने क्या बोला, कम से कम एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करो। ये प्रियंका चोपड़ा, इसने दोनों बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल फुलफिल कर दी, क्या बन गई है, कम से कम एक करना है, लेकिन दोनों कर दोगे तब तो और अच्छी बात है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखोगे अगर कोई पर्सन एक बेसिक और दोनों एडिशनल को फुलफिल करेगा क्या बन जाएगा वो, आर। आर में क्या बन जाएगा, ओ आर। अगर आप दोनों बेसिक दोनों एडिशनल फुलफिल करते हो तब तो आर। आर में आप ओ आर बनोगे, ठीक है। फिर देखें आप इधर एनओआर में, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, यहां पर अगर आप एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हो और एक एडिशनल को फुलफिल करते हो तो क्या बन जाओगे आप, आर। आर में क्या बन जाएंगे आप, एनओआर। अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन में से कोई भी कम किए क्या बन गए, आर। आर में एनओ। एक बेसिक फुलफिल कर रहे हो, एडिशनल जीरो हो गई, तब भी आप क्या बनोगे, आर। आर में क्या बन जाओगे, आपने दो बेसिक फुलफिल की, जीरो एडिशनल, तब भी आप क्या बन गए, आप दो एडिशनल एक, सॉरी जहां पर दो एडिशनल इसको दो बेसिक लिखो और एक एडिशनल, ध्यान रखोगे। यहां पर क्या है, दो बेसिक प्लस एक एडिशनल, ठीक है, ध्यान दोगे इस बात को। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान दो, अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हो तभी आप इसमें आओगे। अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप आएंगे किसमें, रेजिडेंट में, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन ऑर्डिनरी। बात समझ में आ रही नहीं आपके। अब एक चीज ध्यान दो इधर, नॉन रेजिडेंट, देखो अगर आप बेसिक फुलफिल ना करो दोनों एडिशनल करो, बेसिक फुलफिल ना करो एक एडिशनल करो, बेसिक ना फुलफिल करो ना एडिशनल फुलफिल करो, आप क्या बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपके। जो आदमी इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, एडिशनल को करे, दोनों करे या एक भी ना करे, वो क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखो।